हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो बच्चे देखो, मान लो कि हम अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ है जो अंदर की साइड जा रही हैं। बी से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं, क्रॉस से इनसाइड, ठीक है। और अगर कैसे कभी ऐसा आ जाए डॉट तो आउटसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉइल रखा है, इसमें करंट अभी कैरी नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल कॉइल रख दिया है, लेकिन हमको इसमें करंट लाना है। तो करंट कैसे आएगा इसमें? जैसे तुम जानते हो ना, जनरेटर्स में क्या होता है, कॉइल घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट आ जाता है ना। वही चीज का बेसिक है ये, करंट लाना है इसमें। अब होता क्या है, फैराडे का लॉ हम देख रहे हैं कि इस तरह से काम कुछ हुआ है। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को मान लो इंक्रीज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का मतलब है अंदर से मान लो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लो कर गया। पहले एक क्रॉस जा रहा था, अब 3 क्रॉस जा रहे हैं, इस तरह से लाइंस जा रही हैं मान लो मैग्नेटिक फील्ड्स की, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया हमने। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे ना, ये कॉइल जो है उसको अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा, अपोज करेगा, कोशिश करेगा कि ना बढ़े। जैसे होता नहीं है कि अपोज करना, उल्टा तुमको ही मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। कैसे कि तुमने अंदर की साइड एक मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे ही तुमने इस तरह से 2 किया उसका वैल्यू को, तो कॉइल बोला कि हमको ये 2 नहीं चाहिए, ये तुम्हारी तरफ, राइट हैंड का यूज करना है, ये तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, लेकिन हाथ कैसे कर्ल हुआ? हाथ कर्ल हुआ इस तरह से हम देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अपोज किया, उस चक्कर में करंट आ गया। हम लोग जानते हैं ना कि ये करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका उल्टा भी सही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो वायर करंट कैरिंग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आना उसकी मजबूरी थी, ये चाहता नहीं था। तुमने जो चेंज किया, तुमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड अपोज किया, इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड अपोज किया, और अपोज करने के चक्कर में क्या हुआ, यहां पर आ गया करंट, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये डायरेक्शन समझ में आया, इस तरह से करंट आया। अब दूसरी बात करते हैं। मान लो हम लोग को ये पता लगा है अभी कि हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने चेंज किया है तो करंट आता है, ठीक है। अब करंट आता है, उसका वैल्यू कैसे पता लगाते हैं? तो फैराडे ने बताया कि जो वैल्यू होता है वो हम पहले ईएमएफ का पता लगाते हैं, जो पोटेंशियल, वोल्टेज, जो बैटरी, यहाँ पर करंट आया तो बैटरी तो बना होगा ना अंदर में कहीं ना कहीं, इमेजिन कर सकते हैं ना, बैटरी है तो करंट आ रहा है, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो बोला है वो होता है किसके प्रोपोर्शनल? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स यहां पर क्या है, देखो बच्चे, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसी को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स किसको कहते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, पासिंग या फिर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, थ्रू दिस एरिया। इस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गया उसके नंबर्स को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बच्चे, अंदर की साइड जितना फ्लक्स जा रहा है जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, जितनी जल्दी जल्दी, मान लो ये 1 था, अब अचानक से ये 10 हो जाए, अचानक से 10 हो जाए, थोड़े से टाइम में 10 हो जाए, बहुत ज्यादा करंट आराम से आ जाएगा, बहुत ज्यादा ईएमएफ आराम से आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है फ्लक्स, ठीक है। ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जल्दी इसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हो, उतना ज्यादा ईएमएफ, उतना ज्यादा बैटरी का पावर और उतना ज्यादा करंट आ जाता है, ठीक है। अब सुनो मेरी दूसरी बात, फ्लक्स को डिफाइन करो। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, क्योंकि तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितने तरीके से चेंज कर सकते हो। मान लो यहां पर हमारे पास एक कॉइल था, तुम या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, या तो एरिया बढ़ा दो इस कॉइल का तो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे। देखो 2-3 और इंक्लूड हो गया ना, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, ये भी मान लो अंदर आ गया, इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा एरिया बढ़ाने से। और एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। मान लो हम यहाँ पर एक बुक यूज कर रहे हैं, एंगल्स को समझने के लिए ये यूज कर लेते हैं। अभी फ्लक्स ऐसे से जा रहा था, 5 लाइंस जा रही हैं, अब ऐसे कर दो, अरे अब तो लाइंस ही नहीं जा रही हैं, इधर से निकल गई और इधर से निकल गई। तो एंगल पे डिपेंड करता है, ऐसे मैक्सिमम हो रहा है, ऐसे घूम रहे हैं तो मिनिमम करके जीरो भी हो गया
तो फ्लक्स जीरो भी हो जाएगा, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन कैसे रखा हुआ है। ठीक है, बी ए कॉस थीटा से याद रखना है तुमको फ्लक्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो अब हमने बात किया कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा और उसका यूनिट होता है वेबर। अब देखो हमने बोला जो ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। अब मैं इसको फैराडे लॉ के हिसाब से लिख रहा हूं, माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ अगर नॉर्मल सा चेंज एवरेज ईएमएफ देख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि इससे क्या पता लग रहा है, जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। सर यहां पर ये माइनस साइन क्या कर रहा है ये बताओ। माइनस साइन का मतलब है अपोजिंग नेचर, अपोजिंग नेचर ये होता है अपोजिंग नेचर, अपोजिंग नेचर। क्योंकि अपोज किया था कि नहीं किया था, तुमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया था, उसने बोला था नहीं चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, उसने अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ भेजा था, और इसी को बोलते हैं अपोजिंग नेचर, इसीलिए माइनस साइन आता है। और डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया फैराडेज लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना होगा उतना ईएमएफ होगा। अब हमको मान लो इसको आगे हम बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं फाई को क्या लिखेंगे, बी डॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं आगे चल के, ऐसा लिख सकते हैं डी बी ए कॉस थीटा और यहाँ पे डी टी कर लिया। ठीक है, अब तुम डिपेंड करता है कि क्या चीज चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि एरिया चेंज हो रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, समझे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो एरिया कांस्टेंट है, एरिया बाहर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। मान लो यहाँ पर कॉइल था हमारे पास जो कि ऐसे घूम रहा था। ठीक है, जैसे कोई चीज ऐसे ऐसे घूमे, ओमेगा से, ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टाइम, ठीक है, उसे घूम रहा है। अब देखो बच्चे इसको बाहर निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया बाहर आ गया तो क्योंकि एरिया का वैल्यू चेंज थोड़ी हुआ, एरिया तो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर था वही रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड हम अनसाइड इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं इस बार, लेकिन हम फ्लक्स चेंज कर लेंगे कैसे, एंगल रोटेट करके। अभी मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, अब मिनिमम 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 हो गया। लो भाई, तो हम कह सकते हैं ये कॉस थीटा को हमको, कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा और ये माइनस के साथ मिलकर के प्लस बन जाएगा, तो बी ए लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन खास बात है कि यहाँ पर थीटा को हमको ओमेगा टी लिखना पड़ेगा ना। देखो तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी लिख दिया, और यहाँ पर जो भी चीज़ होती है जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू आ गई, ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो अब मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे ना तो ईएमएफ की वैल्यू n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से फ्लक्स की वैल्यू भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या लिख देंगे सर, बी ए एन बी ए ओमेगा लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी कर दीजिए, और हम इसको लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लो भाई, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट हो गया मैक्सिमम ईएमएफ हो गया, ये बहुत फेमस है, एन बी ए ओमेगा, चलेगा। ठीक है, तो ये हम पता लगा लें कि फैराडे लॉ क्या होता है। और इसी तरह से जनरेटर भी काम करता है बच्चे। जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, पता है तुमको, और वो घूमता है, कॉइल घूमता है, कॉइल घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ना बीच में रखा रहता है, कॉइल घूमता है, जनरेटर का ही तो खेल है ये पूरा। तो जनरेटर बना सकते हैं इस तरह से बहुत आराम से, है ना, इस तरह से नॉर्थ साउथ रहता है, बच्चे पढ़े होगे ना। और एक कॉइल एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूमने लगता है, घूमने लगता है, यही चीज हो जाता है, एन बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब देखो तुमको ये बता दिया कि भाई हम फ्लक्स चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम ओरिएंटेशन या फिर एंगल भी चेंज करके हम ला सकते हैं ईएमएफ। अब मान लो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और हम इसको बोल रहे हैं कि हमको मैग्नीट्यूड बताओ केवल, तो डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर हमको अगर करंट निकालना है, क्योंकि बात शुरू तो वहीं से किए थे कि करंट आया था, हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया था और क्या आ गया था, करंट आ गया था। करंट ऐसा क्या अपोज किया था कि भैया मत बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड, हम अपोज कर देंगे, तो यहाँ पे करंट आ गया था। करंट क्या होता है, मान लो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा ना R ओम, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू
V बाई आर या फिर E बाई आर। लो भाई E बाई आर लिख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी डी फाइव बाई डी टी 1 बाई आर लिख लो बच्चा, डी फाइव बाई डी टी लिख लो। माइनस साइन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो नहीं देंगे, और फाई को हम बी ए, वही पुरानी बातें अब तुमको पता लग चुका होगा। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, थीटा को कभी भी ओमेगा टी भी लिख देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बच्चा। ये हो गया हमारे पास फ्राडेज लॉ, कि फ्राडे लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होगा वही हमारा ईएमएफ के बराबर होगा। और माइनस साइन के कारण हम आते हैं, फ्राडे लॉ हमने देखा अभी अभी, और माइनस साइन के कारण हम आते हैं लेंज लॉ पे, जो हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था, कि ये बताता है लेंज लॉ, करंट कुछ इस तरह से आता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन को ही अपोज करना चाहता है। करंट कुछ इस तरह से आया है क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है जिस कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। ना हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड देते ना ये करंट आता, तो ये आया तो हमारे ही कारण ना, ठीक है। तो करंट वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जबरदस्ती आया है करंट, ऐसा समझ लेना एक बंदर बैठा हुआ है, उसके हाथ में हीरा है और हमको चाहिए वो हीरा, हमारे पास पत्थर है, हम बंदर को पत्थर फेंक के मार दिए, बंदर हमको हीरा फेंक के मार दिया। समझो बात को, बंदर चाहता नहीं था लेकिन हमने ऐसा कुछ किया, वो उसको अपोज करने के चक्कर में कुछ ऐसा हमको दे दिया जो हमारे लिए लाभदायक था। करंट आ गया, करंट से हम जला लेंगे बल्ब, कॉइल को पता भी नहीं लगा कब वो बंदर बन के हमको हीरा दे दिया, हम करंट जला के पूरी दुनिया को रोशन कर चुके हैं। बस ऐसी बात होती है बच्चे। अब देखो ये लेंज लॉ के कुछ तुम एग्जांपल अगर देखना चाहो तो हम तुमको जरूर दिखाएंगे। देखो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस बार आउटसाइड है, ये देखो भैया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ये बना दो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है और इंक्रीज हो रही है, आउटसाइड इंक्रीज हो रही है, मतलब कि पहले से ये आउटसाइड है और ज्यादा इंक्रीज हो रही है और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। कॉइल क्या चाहेगा, भैया तुम आउटसाइड थे तो रहते ना, तुम चेंज क्यों हुए, हम तुम्हारे चेंज को अपोज करेंगे। तो आउटसाइड तुम हुए हो ना, अभी तुम 5 से 6 हो गए हो ना, हम अपोज करेंगे तुमको, हम तुमको अपोज करेंगे और हम इनसाइड देंगे। जैसे ही ये इनसाइड देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देगा, इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए जैसे ही ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देगा, करंट ऐसे आना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल, करंट आ जाएगा। किस डायरेक्शन में आ गया करंट, करंट आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही तो लेंज लॉ है। लेंज लॉ कह रहा है कि करंट कुछ इस तरह से आएगा ताकि वो अपोज कर सके, जो तुमने हरकतें की, जो तुमने चेंज किया, उसको करंट करेगा अपोज। समझे। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पर ध्यान दिया जाए कि एक दो और क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर ये वायर है और इसमें करंट जा रहा है, यहाँ पर कॉइल रखा हुआ है। सर इस वायर के कारण यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि वायर में हमको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो यहाँ पर सर ये वायर में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड तो आ रही है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड, समझे, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड। अब हमको इस करंट को मान लो इंक्रीज करना है, करंट को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, कॉइल को खबर हो जाएगी कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की गई है और वो मैंने करने दूंगा, वो मैं नहीं करने दूंगा। तो ये जो इनसाइड एक और बढ़ा, यहां पर बढ़ने के कारण एक और बढ़ा, उसको करो अपोज। अंदर बढ़ रहा है तो तुम बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल देगा, उसके कारण से यहां पर करंट आ जाएगा। समझे। इस तरह से डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो ये चलते रहता है बच्चे। एक और एग्जांपल देख लो, यहां पर मान लो कि यहां पर कोई करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा है सर, तो अंदर में ना मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, लेकिन तुमने हरकत कर दिया, करंट को मान लो तुमने डिक्रीज कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो 2 थी, मैग्नेटिक फील्ड 1 होने लगेगी ना, हम होने देंगे क्या, या फिर हम बोले ये कॉइल होने देगा, इसको खबर पता लग जाएगा कि यार मेरे थ्रू ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर डिक्रीज कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। तो अंदर की साइड डिक्रीज हो रहा है ना, बाहर के अंदर की साइड ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये खत्म हुआ, हम खुद बढ़ा देंगे अंदर की साइड। लो तुम यहां से खत्म हुए और हम खुद बढ़ा देंगे अंदर की साइड। लो भाई अंदर की साइड बढ़ा दिया, तो ऐसे करके हमारा जो हाथ घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये है इंड्यूस्ड करंट है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया समझ में, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ठीक है भाई।
ये खेल होता है, अपोज करता है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। ये मोशनल ईएमएफ क्या है भैया? बहुत इमोशनल चीज़ है। देखो ये क्रॉस का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनसाइड, और हम लोग ये वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे हैं। किसी रॉड को, मेटालिक रॉड हो सकता है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा ना बच्चे कि इस पर इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। मान लो कोई चार्ज होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो तुम क्या करते सर? क्यू वी क्रॉस बी करते, क्योंकि एक चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी ऐसे आ गया, क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर की साइड चार्ज पे, प्लस चार्ज पे ऊपर साइड फोर्स लगा, तो प्लस चार्ज ऊपर और माइनस साइन नीचे, माइनस चार्ज नीचे। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आ जाता है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, यहां पर पहले तो तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, और ये अब आगे चलता जाएगा तो होता जाएगा, ये और एक्युमुलेशन होता जाएगा और एक्युमुलेशन होता जाएगा। ठीक है, तो एक समय आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया ना। अब देखो तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने पास आने देगा? अब नहीं देगा अपने पास आने। ठीक है, ये अपने पास आने नहीं देगा। ये क्यू वी क्रॉस बी से तो ये ऊपर जाना चाह रहा था, अभी अभी देखा था हमने, क्यू वी क्रॉस बी से पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको ऊपर जाने नहीं देगा, उस पर फोर्स लगा देगा, क्यू इंटू ई का फोर्स लगा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देगा। ठीक है, नीचे की साइड। ठीक है, तो ये बात हो गया। हम पहले देख रहे थे क्यू वी क्रॉस बी से फोर्स ऊपर लग रहा था इस पे, और Q इंटू ई से इलेक्ट्रिक फील्ड ने नीचे फोर्स लगा दिया। जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या सिचुएशन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, अब और एक्युमुलेशन नहीं होगा। तो उस केस में जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को बराबर करो, तो Q V क्रॉस B कर लेते हैं और यहाँ पर Q इंटू E कर लेते हैं। ये कैंसिल भी हो गया, ये कैंसिल भी हो गया। ठीक है, ये पता है ना V इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई L होता है। V क्रॉस B एक तुमको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, ये हमारा क्या आ गया? ये मोशनल ईएमएफ आ गया। और क्या होगा? V क्रॉस B डॉट L कर लो, ये हो गया मोशनल ईएमएफ। वोल्टेज बाई, ये क्या हो गया? वोल्टेज बाई लेंथ होता है ना, पढ़े हो ना, डी बाई डी आर, डी याद आया, V बाई L होता है यार, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इसको हम प्यार से लिख लेते हैं कभी कभी, जब हर चीज़ परपेंडिकुलर कुछ ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हो या बाहर आ रहे हो, और ये वेलोसिटी और ये लेंथ भी आपस में परपेंडिकुलर हो, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो गए। नोटिस करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, और ये हमारे पास इधर जा रहा है वेलोसिटी, और ये तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया लेंथ। तो जब ऐसा होता है ना तो डायरेक्ट BVL लिख देते हैं, BVL, क्योंकि ये है ना साइन 90 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, BVL, तो ये तो हो जाएगा। मोशनल ईएमएफ BVL लिख दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब देख बच्चा, 2-3 केस बताता हूं तुमको, उससे और क्लियर होगा कि हमको फॉर्मूला पता लगा है सर। अब आप ये बताओ फॉर्मूला क्या आया है? हम लोग ये देख लिए मोशनल ईएमएफ की बात, फॉर्मूला आ रहा है V क्रॉस B, पहले तो डॉट L आ रहा है। ठीक है, ये आया ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ आया। अब 2-3 तुमको केस बताता हूं। केस पहला ये है कि तुमको बताया कि सब परपेंडिकुलर जब मूव करे ना तो डायरेक्ट BVL लगा दो। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसा कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो ये हमारे पास जो वायर मूव कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी ये वाला लेंथ लेंगे 2R, जो L आएगा ना वो 2R के बराबर लेंगे, जो प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर रहेगा ना उसी को लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? मोशनल ईएमएफ BVL आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब लेकिन ये अगर ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो, इधर जा रहा हो, ठीक है, तो ये 2R तो मैं मान रहा हूँ है, लेकिन वेलोसिटी और लेंथ आपस में ना, वेलोसिटी और लेंथ जो है आपस में पैरेलल हो गए हैं। जब ये पैरेलल हो जाएंगे ना बच्चे, तो यहाँ पर ईएमएफ मोशनल 0 आ जाएगा, 0, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब होता है कोई दो भी पैरेलल हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए तब तो ऐसे भी साइन 90 तो होएगा नहीं, साइन 0 हो जाएगा तो ऐसे भी 0 हो जाएगा। ये दोनों भी पैरेलल हो जाए जैसे इस केस में हुआ है तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पता लग गया। अब देखो कुछ प्यारे प्यारे केसेज कुछ ऐसे हैं। एक बहुत अच्छा सा हमको ऐसा क्वेश्चन दिखाई को देता है जिसमें ऐसा रहता है बच्चे, देख मान लो ये हमारे पास इस तरह से है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये कॉइल है,
तो यहाँ पर जो है ना, मान लो इसके लेंथ को L मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले कॉइल में, इस वाले में कितना ईएमएफ आएगा, B, क्योंकि परपेंडिकुलर दिख रहा है तो BVL लगा दो, खत्म बात, BVL परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो इस वाले में कितना आएगा, ये भी तो इधर जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्टेड लेना पड़ता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आया, कंपोनेंट कितना आया, कंपोनेंट तो वही L आया, तो बस लिख दो। फिर यहाँ पे लिख दो क्या, कंपोनेंट ये लिख लो, ये लिख लो, BVL ही आया है, BVL ही आया है, BVL, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या आ जाएगा, भले इसका लेंथ मान लो 12 है लेकिन फिर भी L ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टेड। अब यहाँ पर तो पैरेलल हो गया ना, कुछ भी लेंथ रहे तुम तो पैरेलल हो तो 0, यहाँ पर 0, ठीक है। ऑल ओवर जो आएगा, ऑल ओवर तुम देखो ना, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भाई फ्लक्स चेंज थोड़ी हुआ पूरे स्ट्रक्चर पे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वही हैं। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, टोटल जो है ना वो 0 आया, तो ईएमएफ टोटल जो आया फाइनली वो 0 आ जाएगा, टोटल जो आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल ईएमएफ जो आएगा वो 0, लेकिन इस वाले पार्ट में BVL और एक BVL 0, इन सबको जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो एक प्लस एक माइनस होकर के, एक प्लस एक माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होकर के 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा BVL माइनस BVL प्लस 0, मतलब प्लस करके ऐसा करके माइनस BVL प्लस 0 इक्वल टू सब मिला जुला कर 0 हो जाता है। ध्यान रख लेना, है ना। थोड़ा थोड़ा रिवीजन वाला पार्ट हम देख रहे हैं, आराम से कुछ फैक्चुअल बातें जो तुमको एग्जाम में डायरेक्टली काम आ सकती हैं। बाकी तुम बुक भी पढ़ सकते हो, अगर तुमको ज़्यादा जानकारी चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए और कुछ और एक्स्ट्रा देखना है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या तुमको चाहिए, और कुछ खास कंसेप्ट पे तुमको ज़्यादा डिस्कशन करना है तो बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अब देखो मोशनल ईएमएफ का हम बात किए कुछ है ना, चलेगा अपना काम। अब देख बच्चा, बात कुछ ऐसी हो रही है कि यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन देखो, एक होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टर हो गया, एक कैपेसिटेंस होता है और एक इंडक्टेंस होता है। यही तीनों तो हमारे, है ना, समझ रहे हो ना बात को, कि हमारे महारथी हैं, और इन्हीं तीनों को तो एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। एनर्जी कंज्यूम, रेसिस्टेंस है ना, हीट में एनर्जी डिसिपेट करता है, कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डिसिपेट कर देता है, और इंडक्टर जो होता है, एल से दिखाते हैं, इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, हीट में एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका है ना ओम हो जाता है, फैराड हो जाता है यूनिट, इसका यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे तीन महारथी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम करते हैं। किससे, सोर्स से, बैटरी से एनर्जी आया, ये भी कंज्यूम कर सकता है, ये भी कंज्यूम कर सकता है, ये भी कंज्यूम कर सकता है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसको इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के पास कुछ ऐसा बात होता है कि पहले फॉर्मूला याद कर सकते हो, फाई इज इक्वल टू LI, फाई इज इक्वल टू LI। फ्लक्स तुमको सिखाया अभी फ्लक्स सिखाया ना अच्छा, फ्लक्स फाई जो फ्लक्स है इज इक्वल टू L इंटू आई। एल क्या है, इस कॉइल का इंडक्टेंस है हेनरी में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट तुम दोगे, जितना ज़्यादा मान लो यहाँ से तुम करंट दोगे, जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बनेगा। करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा तो क्या ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब हम ईएमएफ के बारे में क्या जानते हैं सर, ईएमएफ होता है बेसिकली फ्राडे लॉ से सीखा है माइनस d∅/dt। तो हम लोग तो ऐसे लिख रहे थे, फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला था सर वो तो ये था BA cos θ/dt, ठीक है, लिख रहे थे तुम। अभी तो ये भी देखे ना तुम एक दूसरा, तो लिखो ना माइनस d∅/dt इज इक्वल टू माइनस d, ऐसे dt लिख दिया, LI लिख दिया, L कॉन्स्टेंट है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का L कॉन्स्टेंट होगा। L का मतलब तुम समझो ना, है ना, कि ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट, और यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं di/dt। L का मतलब हुआ कि हाँ इस स्ट्रक्चर का L कांस्टेंट होता है, नहीं जैसे कि कभी कभी इसका रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है ना, जो स्ट्रक्चर के कैसे लेंथ एरिया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर तो स्ट्रक्चर का रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना, उससे ही इसका भी कांस्टेंट होता है। तो ये बात हो गई, ये dt लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस L di/dt, ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो बच्चा आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड का क्या होता है, तो तुमको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, बहुत प्यार से याद कर लेना। जैसे तुमने पढ़ा था कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि रेसिस्टर V/I इज इक्वल टू R होता है, मैं मान लिया, या फिर V इज इक्वल टू IR होता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है।
तो ये मैं बोलता हूँ ये कांस्टेंट है, लेकिन ये भी तो किसी चीज़ पे वेरी करता है जो कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे रो एल बाई ए पे डिपेंड करती है। उसी तरह से मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एल आई मैंने मान लिया, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये एक सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर पे तो डिपेंड करेगा ना, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो इसे कैसे याद करोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, बस ये याद कर लेना। मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर समझ रहे हो, आर हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर समझ लो, ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल मतलब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम याद कर लेना, एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट ये क्या आ गया, ये इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। समझे, कहने का मतलब सर कंबाइन करके लिखिए ना तो थोड़ा क्लियरिटी आएगा। तो लो भाई लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू एल की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम भैया वॉल्यूम है ना, ये याद रखो नहीं तो भूल जाओगे बार बार, और इंटू ये हो गया, और फाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया एल, और साथ में क्या आता है आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। समझ गए, सेल्फ इंडक्टेंस इसको कहते हैं। इस तरह से हमारे पास काम हो जाता है। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो आता है ना, वो हमेशा जो तुम करंट को बढ़ाओगे उसको अपोज करेगा। मान लो करंट ग्रो करने लगा, तुमने स्विच ऑन किया और करंट सर्किट में ग्रो करने लगा। जैसे ही सर्किट में करंट ग्रो करने लगता है, जीरो से आई नॉट होने लगता है, करंट ग्रो करने लगता है, तो बीच में कहीं आई हुआ होगा है ना, तो करंट मान लो यहाँ पर करंट जो हमारे पास आई अभी जा रहा है और चेंज भी हो रहा है, डी आई बाई डी टी भी है। ये करंट मान लो डी आई बाई डी टी है और ये पॉजिटिव है डी आई बाई डी टी, मतलब करंट जो है वो बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, होता है ना। तो अब देखो बच्चा, इसमें करंट जब ग्रो होगा ना तो ये इंडक्टर चाहेगा ही नहीं कि करंट ग्रो हो, इसलिए तो सेल्फ इंडक्टेंस खुद ही, इंडक्शन का मतलब हो गया क्या है ना कि अपोजिशन होता है। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपोजिशन करेंगे और हम अपना इंड्यूस कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। ये बढ़ना चाहा और इसने इंड्यूस कर दिया, तो इसने उल्टा बैटरी लगा देना है तुमको, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया कि उल्टा बैटरी लगा दो, और उल्टा बैटरी का फॉर्मूला क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी लिख लो। उल्टा लगा दिया, प्लस माइनस से चक्कर नहीं है, तो इसको यहाँ ऐसा लिख दिया ना, यह उल्टा बन गया। और अभी भी देखा था एल डी आई बाई डी टी कहाँ से आया था, है ना, फाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया था, फाई इक्वल टू एल आई था ना, फाई इक्वल टू एल आई था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी फाई बाई डी टी, ई एम एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, बस उल्टा बैटरी लगा देना है। यही हो गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब देख बच्चा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में क्या होगा, देखो एक यहाँ पर हमारे पास कॉइल है, एक कॉइल यहाँ पर है, तो इस कॉइल का मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस कॉइल का N2 है, यहाँ पर स्मॉल r रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद करो तो यहाँ पर अगर करंट I फ्लो हो रहा होता है, I फ्लो हो रहा होता है यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है एक्सियल पॉइंट पे, याद आया कुछ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, हाँ सर कुछ ऐसा डायग्राम वगैरह बनता था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता था, वो होता था क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 होता था। वाह वाह। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है तो N1 लिख लेते हैं। अब भाई मान लो यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा या फिर करंट मान लो यहाँ पर चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस छुटकू से कॉइल को लगेगा, अरे यार मेरे थ्रू तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी 1 था अभी 3 हो गया, है ना, चेंज होगा। तो ये फिर से बोलेगा कि हम अपोज करेंगे, हम अपोज करेंगे, हम चेंज होने नहीं देंगे, हम अपोज करेंगे, हम उल्टे डायरेक्शन में, है ना, करंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो करंट आ जाएगा। तो हम इसी चीज को तो बोल रहे हैं कि म्यूचुअली इंडक्शन हुआ है, यहाँ पे इंडक्शन हुआ है, यहाँ पे करंट आया है। मान लो ये I1 है तो ये I2 है, I2 आया है, यहाँ पे तो I1 लिखा हुआ था, I2 आया है, इंड्यूस करंट हुआ है, समझे। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई होता है, एल आई हुआ था एम आई इंटू होगा, ठीक है। तो फाई ऑन ये 2 है ये 1 है, फाई ऑन 2 ड्यूटी 1 कितना हो जाएगा, करंट ड्यू टू 1 के कारण हुआ है ना, करंट ड्यू टू 1 ये कॉमन होता है। ऐसा भी लिख सकते हो, फाई इसमें करंट दे दो और इसमें चेंज कर दो करंट, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और फ्लक्स फाई ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, ये तो कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है भैया। और यहाँ I2 के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज होगा वो इस करंट के कारण चेंज होगा, और यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज होगा वो यहाँ पे करंट बह रहा है, ये करंट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, समझे, ये बात होती है, ठीक है। अब फाई क्या होता है, फाई तुम अगर नोटिस करो, फाई होता है B इंटू एरिया,
ठीक है। अब बी क्या आया है भाई, अभी अभी देखते हैं ना बी क्या आया, उधर से देखो तो n1 म्यू नॉट, अरे भाई बहुत बड़ा है, I1 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, अरे बाप रे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, किसका एरिया, फ्लक्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसका एरिया लीजिएगा ना, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को तो ले ही लिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस छोटकू से कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो बात है अलग है कि यहाँ से आया है, लेकिन अभी कितना क्रॉस कर रहा है, इतना, और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इस आई को अलग कर लो, आई को अलग कर लो, इस कारण को आया था ना, तो देखो तो n1, और यहाँ पे तुम एक बात सोचो ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो यहाँ पे 5 में भी n2 करना पड़ेगा ना, n2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n2, तो यहाँ पे लिख लें n2 और n1 म्यू नॉट 2 पाई, कैंसिल कर देते हैं सर, कोई बात नहीं है ना, 2 आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे फिर से आर स्क्वायर स्मॉल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, वाह वाह, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिलके आई बना दिया, फाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू आई, अरे फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, सर ये तो मैच कर गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वैल्यू होता है क्या, हाँ हाँ होता है भाई, यही तो है, ये जो मैं घेर रहा हूँ यही तो है, ध्यान रहेगा। चलो बहुत बढ़िया सुन रहे हो तुम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। याद नहीं कर सकते तुम, लेकिन हाँ समझ लो थोड़ा सा, जितना याद मिनिमम करना है उतना करो, और फिर बाद में रिलेट करके लिख लो, फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, है ना। और फाई को तुम लोग को पता है कैसे लिखा जाता है, b इंटू एरिया करते हैं। आ जाओ अब देखते हैं एलसी ऑसिलेशन। देख बच्चा, हम लोगों ने एलसी ऑसिलेशन करना है, अब लास्ट टॉपिक हमारा अभी का। एलसी ऑसिलेशन में क्या होगा ना, तुमको मैं साफ साफ पहले कुछ याद करवाता हूँ। जो ऑसिलेशन होता था, ये एसएचएम होता था, ठीक है, उसमें एक्स होता था, है ना, ये पोजीशन होता था, यहाँ पर एफ पोजीशन होता था, इस तरह से आता जाता था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 होता था, एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड होता था, याद आ गया, माइनस एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह से ये भी ऑसिलेट करता है, कौन, इंडक्टर, और ऐसे कर लो ये कैपेसिटर, ये भी आपस में ऑसिलेट करता है, इसमें एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करते रहता है। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपना इधर उधर हो रहा है, ट्रांसफर और एक्सचेंज होते रहता है, यहाँ पर भी होते रहता है बच्चे। तो देख कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्स जो है ना रिप्लेसमेंट मारो, और मैं तुमको अभी रिवाइज करवा रहा हूँ तो रिप्लेसमेंट मारना सिखाता हूँ। एक्स को रिप्लेस करो, पहले सुन लो, पहले एक्स को रिप्लेस करो क्यू से, है ना, dx/dt मतलब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना, और dx/dt मतलब v हो जाएगा, dq/dt मतलब क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, रिप्लेस कर दो, d/dt एक्सेलरेशन di/dt रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया, एक याद रखो, बाकी सब रिप्लेसमेंट कर दिया। एक और याद करवा रहा हूँ, L से, है ना, मास होता है इधर, मास को रिप्लेस कर दो L से, भरोसा रखो, मास को M से तुम रिप्लेस करो, और यहाँ पर हमारे पास K होता है, उसको 1/c से रिप्लेस करो। अब तुम एनर्जी लिखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मान लो यहाँ से गुजर रहा है हाफ mv² होता है, रिप्लेसमेंट के बाद लिखो तो क्या हो जाएगा, हाफ li², हाफ li², वेलोसिटी को i से रिप्लेस कर दिया और l को m से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात ऐसा हो गया, जब यहाँ पर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होता है ना, हाफ के x² 0 होता है, क्योंकि x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ के x² के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ k की जगह पर लिख सकते हैं 1/c, और x² का q²। अरे सर बिल्कुल सही बोले, q²/2c, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला होता ही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी को तुम रिप्लेस करो हाफ li² से, और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस करो, जो हाफ के x² होता है, हाफ mv² को रिप्लेस करो हाफ li² से, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के x² को रिप्लेस करोगे किससे, q²/2c से, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये ऑसिलेट हो रहा है, उसी यहाँ पर भी ये ऑसिलेशन चल रहा होता है, कभी इसके पास एनर्जी आती है, कभी इसके पास आती है, कभी दोनों के पास रहती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के डायग्राम में हम देख रहे हैं, मान लो इस पोजीशन पे हम एक डिस्कस करके बता देते हैं कि इस पोजीशन पे अगर हम बात करें, इस पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मैक्स, ठीक है। तो उसी का यहाँ देख लो ना, यहाँ से चार्ज हट गया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स था हट गई सारी की सारी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ li² 0 हो गया, और यहाँ पर सारा का सारा q²/2c में कन्वर्ट हो गया, समझे। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, हाफ ka² हो गया ना, हाफ ka²
ए स्क्वायर और यहाँ पे नॉट लगा देना। तो इस तरह से कभी इसके पास ऑसिलेट करते रहता है। ये पोजीशन इस सिचुएशन को दिखा रहा है, बस ये समझ लेना। ये फुल है, ये भी फुल है, तो ये इस तरह से एलसी ऑसिलेशन होते रहता है, बहुत आराम से चलते रहता है काम। समझे इस बात को बच्चे? ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ तुमको, बहुत मजा आएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? 2 पाई रूट अंडर एम बाई के होता है। 2 पाई रूट अंडर एम बाई के होता है। रिलेट करो तो उससे 2 पाई रिप्लेस मारो, सर रिप्लेस मार दें क्या? m को l से रिप्लेस मारो और k को 1/c से रिप्लेस मारो तो c ऊपर में आ जाएगा। ठीक है। अब सुन बच्चा कि t/2 पाई को कुछ कभी याद है, कुछ सीखा है कि t/2 पाई या 2 पाई बाई टी को ओमेगा कहते हैं ना, तो t/2 पाई को 1/ओमेगा कहेंगे। LC आ गया, इसको और उल्टा करो, अरे ये सीखे नहीं हो क्या? t इज इक्वल है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड है और कुछ नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर स्पीड। खैर आगे देखते हैं। तो ये ओमेगा ऐसा कर लिए और हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई, अरे सर कभी देखा था, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो सर देखा था कभी। ठीक है, इसको ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, 2 पाई एफ। सर बिल्कुल याद आ रहा है, कुछ देखा सा लग रहा है। और यहाँ पर हम और लिख सकते हैं आगे, इन सबको हटा देते हैं, इसको और लिख सकते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, एंगुलर नहीं, हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी 2 पाई रूट अंडर LC। ठीक है ना। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, LC ऑसिलेशन। ठीक है। तो बच्चे ये हमारा एक बेसिक रिवीजन था। आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। और हम एक रिवीजन का काम कर रहे थे, थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन तुम इतना पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा रिवीजन और बुक्स पढ़ोगे तो तुमको काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा और दिमाग में चीज़ें बहुत जल्दी और आसान लगेगा, स्टोर होगी चीज़ें। और एक लगेगा कि हाँ रिलेशन बना हुआ है, कुछ पहले पढ़ा था, अभी एक रिफ्रेश हुआ है, और हम एक किताब और नोट्स अपना रेफर कर लें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और हम पढ़ाई से जो बोरिंग फील होता है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, और एक इंटरेस्ट आने वाला है कि हाँ सर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बता रखे हैं। तो आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। और तुम जो भी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छा करो तुम। चलो बच्चे, टेक केयर, बाय।